गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो अपना यूनिट सेकंड अपन ने स्टार्ट की थी आपके सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में, उसमें न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपन ने न्यूक्लियस की संरचना विस्तार पूर्वक जान ली थी, जिसमें अपन ने न्यूक्लियस के अलावा उसमें पाए जाने वाले जो गुणसूत्र थे, क्रोमोसोम्स थे, उनकी भी डिटेल में अपन ने बात कर ली थी प्रीवियस क्लास में। आज अपन आपके यूनिट सेकंड में अगला टॉपिक न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल का नाम अपन ने पहले भी सुन रखा है। छोटी क्लासों में स्टार्टिंग से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो अब अपन आपकी यूनिट सेकंड में न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं, काम क्या करते हैं, इनकी खोज किसने की, इनको न्यूक्लिक एसिड नाम प्रदान किसने किया, ये न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी होती है, कितने प्रकार के होते हैं, उस सारी की सारी डिटेल अपन इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। क्या है? इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होता है, यानी एक महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ होता है। कौन? न्यूक्लिक एसिड। यह सभी प्लांट्स और एनिमल सेल्स में, यह ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स, वायरस सेल्स के न्यूक्लियस में, सॉरी ओनली सेल्स रहने देते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, यह सभी प्रकार की जो पादप और जंतु कोशिकाएं हैं उनमें ये पाया जाता है, केंद्रक और साइटोप्लाज्म में। या तो केंद्रक में होगा या साइटोप्लाज्म में वितरित होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनमें भी यह न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा जो वायरस सेल्स होती है उनमें भी यह न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। यह न्यूक्लिक एसिड सेल्स में, यह जो न्यूक्लिक एसिड है यह सेल्स में होने वाली जैव रसायन संश्लेषी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। इन्हें बोलेंगे अपन बायो केमिकल सिंथेसिस रिएक्शंस। इन पर कंट्रोल रखता है कौन? न्यूक्लिक एसिड। जैव रसायन संश्लेषी क्रियाएं जो होती है कोशिकाओं में, उन पर नियंत्रण रखता है न्यूक्लिक एसिड। एवं यह पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक
इंफॉर्मेशन का वहन भी करते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवांशिक सूचनाएं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? आनुवांशिक सूचनाएं। अर्थात ये जो न्यूक्लिक एसिड है यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं का या जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वहन भी करते हैं। जैसे कि अपने पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स थे वो अपने अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें आनुवांशिक सूचनाओं को या जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने का क्षमता होती है या ये वहन करते हैं। तो ये तो अपन ने एक नॉर्मल जानकारी प्राप्त की है न्यूक्लिक एसिड की, कि है एक कार्बनिक पदार्थ होता है, इंपॉर्टेंट कार्बनिक पदार्थ होता है और सभी पादप और जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और वायरस सेल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की, इसको ये नाम किसने दिया। तो आपने नाम सुना होगा फ्रेडरिक ग्रिफिथ। 1870 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सन 1870 में, फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे यह एक बायोकेमिस्ट थे। कौन थे? बायोकेमिस्ट थे, यानी इसे अपन हिंदी में बोलना चाहिए तो जैव रसायन शास्त्री। जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे यह जैव रसायन शास्त्री थे। सॉरी, ग्रिफिथ नहीं थे, मिक्सचर थे, मिक्सचर। मिक्सचर, फ्रेडरिक मिक्सचर यह एक बायोकेमिस्ट या जैव रसायन शास्त्री थे। इन्होंने सन 1870 में पस सेल्स, कौन सी कोशिकाएं थी? मवाद, मवाद को बोलते हैं पस सेल्स के न्यूक्लियस में, पस सेल्स या मवाद कोशिकाओं के अंदर जो उनका जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, उसके रसायन विश्लेषण के दौरान, यानी फ्रेडरिक मिक्सचर ने, जो एक बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने मवाद कोशिकाओं का जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, उनका रासायनिक विश्लेषण किया, उनका केमिकल विश्लेषण किया या एनालिसिस किया, और उन्होंने एक नॉन प्रोटीन सबस्ट्रेट की खोज की। रासायनिक विश्लेषण किया इस न्यूक्लियस का, और उन्होंने एक क्या देखा उस न्यूक्लियस में? एक नॉन प्रोटीन पदार्थ, एक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ पदार्थ देखा, जिस पदार्थ को उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नाम दिया, NuClein, न्यूक्लिन नाम दिया। तो ये अंडरलाइन करना है आपको। तो जब खोज की बात आती है तो ना श्रेय जाता है फ्रेडरिक मिक्सचर को, कि इन्होंने सन 1870 में पस सेल्स के न्यूक्लियस के केमिकल एनालिसिस के दौरान एक नॉन प्रोटीन सबस्ट्रेट को देखा, और इस सबस्ट्रेट को उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, इसके बाद ये बात आती है कि इसको न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? तो आपने नाम सुना होगा अल्टमान का। नाम सुना है अल्टमान का?
तो रिचर्ड अल्टमान है पूरा नाम। रिचर्ड अल्टमान ने इस पदार्थ को या इस सबस्ट्रेट को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। रिचर्ड अल्टमान, इन्होंने इस सबस्ट्रेट को क्या नाम दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। इसे भी आप अंडरलाइन कर लेना। तो आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड नाम कौन से वैज्ञानिक द्वारा प्रदान किया गया? तो आप क्या बताओगे? रिचर्ड अल्टमान के द्वारा। फिर एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने नाम सुना होगा ऑस्कर हार्टविग का। ऑस्कर हार्टविग, इन्होंने सन 1884 में ये बताया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं यह आनुवांशिक सूचनाओं का या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को या जेनेटिक मटेरियल को के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करने का काम करते हैं। तो इन तीन वैज्ञानिकों को नाम अपने को स्पेशली ध्यान रखने हैं, जिसमें से मोस्ट है फ्रेडरिक मिक्सचर, रिचर्ड अल्टमान और थर्ड नंबर पे है ऑस्कर हार्टविग। क्लियर है? तो ये अपन ने एक न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री को भी अच्छे से समझ लिया है कि इसकी खोज किसने की, कौन सी कोशिकाओं में की, क्या नाम दिया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कितने टाइप का होता है। कितने टाइप का पढ़ा है अपन ने आज तक? 2 टाइप का पढ़ा है, डीएनए और आरएनए। ये पढ़ा है अपन ने। तो इनकी अपन अब चर्चा करेंगे। एक तो है अपन कह रहे हैं टाइप्स, एक तो है डीएनए, दूसरा है आरएनए। कई बार एक नंबर के जो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम पेपर में, तो उसमें इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जो आपको छोटी क्लासों में भी पूछी होगी। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? जो अपन को पहले से पता है। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में या आपके यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि प्लांट वायरस, जो प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट्स में पाए जाने वाले वायरस या प्लांट्स में डिजीज उत्पन्न करने वाले वायरस, उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ऑप्शन में आता है आरएनए, डीएनए, या आरएनए या डीएनए दोनों, या ऑप्शन फोर्थ कोई नहीं। तो प्लांट वायरस जो होते हैं उनमें मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो होता है वो होता है आरएनए। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। जो प्लांट वायरस होंगे उनमें आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल हमेशा आरएनए ही होगा। ये चीज स्पेशली आप ध्यान रखना। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के एग्जाम्पल्स बताइए
या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए निम्न में पाया जाता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए निम्न में से किन में पाया जाता है, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किन में पाया जाता है। डीएस का मतलब है डबल, डी का डबल, एस का स्टैंडर्ड, डबल स्ट्रैंड यानी कि 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए। डीएनए 2 स्ट्रैंड का ही होता है, लेकिन कुछ डीएनए ऐसे भी होते हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, तो एसएस का मतलब है सिंगल स्ट्रैंड। ऐसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इनके अगर अपन को एग्जांपल्स मालूम हो कि इस टाइप के न्यूक्लिक एसिड किन में पाए जाते हैं, तो चाहे अपन को कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, अपन आंसर आसानी से बता देंगे। जैसे बात करें कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए किन किन टाइप की सेल्स में मिल सकता है या पाया जाता है, उनके एग्जांपल्स की बात करें अपन, तो इसमें है हाई लेवल के प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में। हाई लेवल के जितने भी प्लांट्स हैं, अपने पेड़ पौधे हैं, अपन ह्यूमंस हैं, एनिमल्स में आते हैं, तो इनमें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता ही है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा स्मॉल पॉक्स, बैक्टीरियोफेज, T2, T4 व T6। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए किन किन टाइप की सेल्स में मिलेगा, जो प्लांट्स और जो एनिमल सेल्स है हाई लेवल के, जैसे अपने पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, तो उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। और स्मॉल पॉक्स जो है डिजीज है जिसे अपन चेचक बोलते हैं, उसमें बैक्टीरियोफेज T2 है, T4 है और T6 है। ये बैक्टीरियोफेज के टाइप्स हैं। इन सभी में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो अगर मान लो कि इनमें से कोई एक एग्जाम्पल अपने आंसर में दिया और बाकी अलग आंसर दिए, तो अपन को पता है तो आसानी से अपन टिक सही कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें तो यह बैक्टीरियोफेज 5x176 174, ये बैक्टीरियोफेज का टाइप है 5x176। ये मोस्टली कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप स्पेशली ध्यान रखना। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करें तो इसमें है रियो वायरस और ट्यूमर वायरस, ठीक है। ऐसे ही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करें तो इसमें है TMV वायरस और एक है पोलियो वायरस। तो ये मैंने आपके सामने डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सभी के एग्जाम्पल्स बताए हैं कि ऐसे टाइप के न्यूक्लिक एसिड किन किन सेल्स में या किन वायरस में या बैक्टीरियोफेज में या सेल्स में मिलते हैं। तो अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है अच्छे से, तो कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, आसानी से आप आंसर दे सकते हो। मोस्टली बैक्टीरियोफेज का पूछा जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बैक्टीरियोफेज 5x176 में मिलेगा। इसके अलावा आपको ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का भी पूछ सकता है अगला। तो अगर आपको टेल अच्छे से याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ अलग से हटके आपको बताया है ताकि कोई कंपटीशन एग्जाम भी आप दे रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन आसानी से आपका सोल्व हो जाए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे डीएनए की, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की। ये क्या होता है, इसकी संरचना को सबसे पहले किन्होंने बताया,
उसकी अपन डिटेल में बात करेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो, ठीक है। तो डीएनए की जब बात आती है तो इसकी स्ट्रक्चर को समझाने हेतु जेडी वॉटसन नाम सुना होगा, जेडी वॉटसन एवं FHC क्रिक ने 1953 में, जेडी वॉटसन है, FHC क्रिक है, इन्होंने सन 1953 में इन सबस्ट्रेट्स का या न्यूक्लिक एसिड का एक्स-रेज द्वारा विश्लेषण, जिसे अपन बोलते हैं एनालिसिस, एक्स-रेज, रेज का मतलब किरणें, यानी एक्स किरणों द्वारा इन पदार्थों का विश्लेषण किया सन 1953 में, और इन्होंने द्विरज्जुकी मॉडल प्रस्तुत किया डीएनए का। कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया? द्विरज्जुकी मॉडल प्रस्तुत किया, यानी टू स्टैंडर्ड डीएनए प्रतिरूप या मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके कारण इनको सन 1962 में नोबेल प्राइज से नवाजा भी गया था। जेडी वॉटसन और FHC क्रिक को इस कार्य के लिए, डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सन 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इतनी डिटेल अपन को पहले से पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल अनेकों न्यूक्लियोटाइड मोनोमर या एकलक जिसे बोलते हैं। डीएनए किससे मिलकर बना है? अनेकों न्यूक्लियोटाइड मोनोमर को बोलते हैं एकलक, यानी कि सिंगल, एक सूत्र से मिलकर बनी एक पॉलीमर या बहुलक संरचना होती है। से मिलकर एक पॉलीमर, जिसे बोलते हैं बहुलक संरचना होती है। यानी कि डीएनए का जो प्रत्येक मॉलिक्यूल है, जो अणु है, वह अनेकों प्रकार की न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स, यानी कि न्यूक्लियोटाइड एकलक संरचनाएं आपस में मिलकर बहुत सारी एक पॉलीमर बहुलक बनाती है, जो डीएनए की संरचना बनाएगी। अब ये लाइन तो अपने समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और एक होते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो आप सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड। दूसरे क्या है? न्यूक्लियोटाइड। पहले से पता होंगे, क्योंकि अपन जब छोटी क्लासों में साइंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तभी ये चीजें आ जाती है अपने सामने। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपके। मैंने ये कहा कि प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड की मोनोमर संरचनाओं से मिलकर एक पॉलीमर संरचना बनाते हैं, जिसे डीएनए बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड को समझे पहले, तो इसमें पेंटोज शुगर में कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। इसमें जो शुगर पाई जाती है न्यूक्लिक एसिड में, वो पेंटोज शुगर होती है।
जिसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, प्लस नाइट्रोजीनस बेस, यानी कि पेंटोस शुगर यानी कि डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनिक क्षारक आपस में मिलकर एक न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है, और एक न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। या अपन ऐसे नहीं बता के ऐसे भी बता सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड किस किस से मिलकर बना होता है? पेंटोस शुगर यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर से, नाइट्रोजनी बेसेस से, प्लस फॉस्फेट ग्रुप से। ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाएगी? न्यूक्लियोटाइड। या फिर डायरेक्टली बताना चाहे तो ऐसे बता सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, यानी न्यूक्लियोसाइड के साथ इसके साथ अगर फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाता है तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। डीएनए के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड तो अपन ने समझ लिए, लेकिन अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो डीएनए है इसके मुख्य घटक क्या है। डीएनए के मुख्य घटक यानी डीएनए कौन कौन से मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो फर्स्ट नंबर पे जो आ जाता है अपना पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर है, उसके बाद नाइट्रोजनी बेसेस है और फॉस्फेट ग्रुप है। ये तीन मुख्य घटक ही तो मिलके डीएनए की संरचना बनाते हैं, पहले से अपन को पता है, बस रिपीट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो पेंटोज शुगर की बात करें तो यह है 5 कार्बन एटम वाली, 5 कार्बन एटम वाली पेंटोज शुगर होती है। यानी कि इस पेंटोज शुगर में 5 कार्बन की श्रृंखला होगी जो आपस में मिलकर एक पेंटोज शुगर बनाएगी। इसमें 5 चेन या 5 संख्या में कार्बन, इसमें एक ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन के अणु कितने होते हैं इसमें? ऑक्सीजन का एक अणु होता है जो आपस में मिलकर 5 कार्बन के साथ मिलकर एक पेंटोज शुगर बनाता है। कैसे? ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऐसे नहीं बनेगी ये, तो उसमें अपन को एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसको 5 कार्बन चेन के साथ प्रदर्शित करते हुए बताना है। जैसे डीएनए की बात है तो डीएनए में पेंटोज शुगर जो होती है वो कैसे होती है? एक ऑक्सीजन का अणु तो ये हो गया, ये है डीऑक्सीराइबोस शुगर CS2OH, यहाँ पे H। तो ऐसे 5 कार्बन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर एक पेंटोज शुगर बनाते हैं। कार्बन देख सकते हो 1 2 3 4 और एक ये 5। नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 और ये 5।
तो ये 5 कार्बन है, एटम है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक पेंटोस शुगर की संरचना बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने गोला इसलिए किया है क्योंकि जब आरएनए में भी पेंटोस शुगर मिलेगी तो आरएनए में क्या होगा, ये तो है डीएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में क्या होगा, ये OH ग्रुप, ये H, ये H, यहाँ पे OH। तो आप देख सकते हो यहाँ पे H था, यहाँ पे OH आ गया। तो यहाँ पे जो OH आया है ग्रुप, इसके कारण कैसे हो गई, राइबोज शुगर। और यह सेम वही है, CH2OH। तो ये है राइबोज शुगर। ये आपको मेंशन करने होंगे, ठीक है। पेंटोस शुगर के अलावा एक क्या होता है, सेकंड नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को कैसे शो करते हैं अपन, ये फॉस्फेट ये ऑक्सीजन के साथ इस अवस्था में उपस्थित होता है, ये है फॉस्फेट ग्रुप, आप देख सकते हो। इसके अलावा एक घटक कौन सा बच गया, नाइट्रोजनी बेसेस, नाइट्रोजनी क्षारक, उसको भी देख लेते हैं अपन, टाइम है अभी अपने पास। तो ये वही चीजें हैं, घटक हैं जो आपस में मिलकर एक डीएनए की संरचना बनाते हैं, जो अपने पहले भी पढ़े हुए हैं, बस अपन रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिए हुए हैं। क्लियर है यहां तक? अब मैं नाइट्रोजनी बेसिस बना रहा हूं, ये बना लिए होगे आपने, नोट्स में भी मिल जाएंगे आपको। ये CH2OH है, ठीक है। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज में ओनली H ग्रुप ही होगा, हाइड्रोजन एटम ही होगा, लेकिन राइबोज शुगर में हाइड्रोक्सिल समूह होगा, OH। थर्ड घटक कौन सा बच गया, नाइट्रोजनी क्षारक, जिन्हें बोलते हैं अपन नाइट्रोजिनस बेस। बेस मीन्स क्षार। ये 2 टाइप के होते हैं, आपने नाम सुना होगा प्यूरीन का और पीरीमिडीन का। पीरीमिडीन और ये प्यूरीन। प्यूरीन क्षारकों की अगर बात करें तो ये अपन ने 2 टाइप के पढ़े हैं, एडिनिन व गुआनिन, जबकि पीरीमिडीन थाइमिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल। वही चीजें हैं सब जो आपने पहले पढ़ी है। नाइट्रोजनी बेसेस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाइट्रोजनी बेसेस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्यूरीन। प्यूरीन जो क्षारक है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एडिनिन और एक गुआनिन। पीरीमिडीन, सेकंड नंबर के पीरीमिडीन क्षारक होते हैं, ये भी 2 या 3 प्रकार के होते हैं, जैसे थाइमिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल। तो ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजनी बेसेस। तो इस तरह से अपन डीएनए के मुख्य घटक या कंपोनेंट्स को भी अच्छे से समझा सकते हैं, जिनमें से पेंटोस शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और ये नाइट्रोजनी बेसेस। यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्लास में अपन डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि आणविक संरचना को विस्तार पूर्वक विथ डायग्राम बनाकर अच्छे से समझेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।